शिक्षा में आरक्षण, आज जो आरक्षण शिक्षा में लागू है, क्या वो उसी तरीके से है जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था? क्या ये वही आरक्षण है जिसको बाबा साहब ने लागू करने की बात की थी? आज बाबा साहब के नाम पर तमाम पार्टियों का गठन हो गया है, दुनिया भर की पार्टियां बन गई हैं। सारी पार्टियां बाबा साहब के नाम पर कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, कोई बोलता है हम वारिस हैं, कोई बोलता है हम पोते हैं, कोई बोलता है हम पोते के पोते हैं, कोई बोलता है कि हम उनके इस चीज़ के वारिस हैं, कोई बोलता है उस चीज़ के वारिस हैं। पर उन्होंने जो बोला हुआ है उसका फॉलोअर कोई नहीं है। हर आदमी उनको अपना वारिस बताता है। वारिस सिर्फ इस बात के लिए कि वो पोस्टर में उनको फ़ोटो में लगा दिए हैं और लगा करके उसके बगल में खड़े हो गए, वारिस हो गए चंदा लेकर के। तो चंदा लेने के वारिस जो दुनिया भर के पैदा हो गए हैं, तो इन्होंने क्या वही काम किया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था? नहीं, एकदम उलट बात है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एजुकेशन का सपना देखा था वो सभी लोगों के लिए समान देखा था, कि हर व्यक्ति के लिए समान एजुकेशन का इंतजाम होगा। शिक्षा में आरक्षण की बात की गई थी, बात सही है, शिक्षा में आरक्षण की बात की गई थी, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो उसमें तमाम तरह के टेक्निकल हेरफेर किए गए हैं। टेक्निकल हेरफेर कैसे किए गए? अगर आप देखिए तो बाबा साहब ने जो बात किया था, बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा में आरक्षण होगा, उसमें यह था कि जो कुछ लोग सामाजिक आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं और विकास की मुख्य धारा से बाहर हैं, जिनमें आर्थिक पिछड़ापन है, जिनमें उस दौर के हिसाब से सामाजिक पिछड़ापन है। सामाजिक पिछड़ापन मतलब बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, या जिनके पास ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं रख के पढ़ा सकें, कहीं बच्चों की शिक्षा दीक्षा करा सकें। तो उन लोगों के लिए संविधान में इस चीज़ का प्रावधान किया बाबा साहब ने कि अगर ऐसे समाज के बच्चे हैं तो उनके लिए जो वर्तमान शिक्षा होगी उसमें बिना छेड़खानी किए हुए ऐसे लोगों के लिए स्पेशल हॉस्टल और स्कूल बनाए जाएंगे, ताकि उन बच्चों को जो सामान्य बच्चों से अलग हैं, चाहे वो सामाजिक दशा के कारण हो गए हों, चाहे वो आर्थिक दशा के कारण हो गए हों, चाहे वो शैक्षणिक दशा के कारण हो गए हों, उनको अलग से एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा, एक अलग से ही एजुकेशन दिया जाएगा। उसका प्रभाव होता है कि उनको अलग से एजुकेशन दे करके हम विकास की मुख्य धारा में लेकर के आएंगे। ये एक सही तरीका है कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में इस तरीके से पिछड़ गया है कि वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाता, तो लोग कैसे भी हों, पर बच्चा देश का भविष्य है, बच्चा ही राष्ट्र है। दुनिया में देश को ताकतवर उसके लोग करते हैं। लोग कौन से हैं? बच्चे। यही बच्चे पढ़ करके देश के लोग बनते हैं और देश को ताकत देते हैं। तो उन्होंने भी जो प्रावधान किया था वो ऐसा ही कुछ किया था कि जैसा कि विशेषज्ञ लोग बताते हैं, जैसा विश्लेषण किया जाता है, जैसा बोला जाता है, जिस तरीके से जानकारी है, तो कि जो लोग सामाजिक आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं उनके बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल बनाए जाएंगे, अलग से उनके रहन सहन का इंतजाम किया जाएगा, ताकि वो अच्छे से भोजन कर सकें, अच्छे से उनका भरण पोषण हो सके और वो विकास की मुख्य धारा में, क्योंकि वो जिस मनोदशा में रहते हैं वहाँ रह करके सामान्य बच्चों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर उनको एक अलग से रख करके और उस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो सामान्य नागरिक जो बच्चे हैं उनके साथ वो तालमेल बिठा करके चल सकें, ऐसी शिक्षा के प्रावधान किए गए थे कि शिक्षा में आरक्षण को इस तरीके से उन्होंने सामने सर्विस करने के लिए बोला था कि इसको इस तरीके से हम डिलीवर करेंगे ये इस सर्विस को। पर वर्तमान में है क्या? वर्तमान में तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट शिक्षा के खिलाफ बोले ना, मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं उनको आरक्षण के नाम पे बैन कर दिए। आरक्षण जो सीटें हैं वो ऑलरेडी आबादी के हिसाब से कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसमें भी अगर बहुत सारे लड़कों को एडमिशन। सबसे अजीब बात यह है कि किसी भी देश के अंदर, खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं, खासतौर से शिक्षा का अधिकार 14 साल तक सभी बच्चों के लिए गवर्नमेंट द्वारा मुफ्त मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है, जहां इस तरीके से बाउंडेड प्रावधान है संविधान के अंदर, तो उस देश के अंदर, उस स्थिति में, उस कंडीशन में ये किस तरीके से डिजाइन कर रही हैं, मतलब एजेंसियां जो भी इसको डील कर रही हैं वो किस तरीके से डील कर रही हैं कि ऑलरेडी स्कूल कम है, जितनी आबादी है उतने स्कूल होने चाहिए। उसमें उस तरीके का प्रावधान था कि इतनी आबादी पे इतने स्कूल होंगे, उसके बावजूद भी जो लोग सामाजिक आर्थिक तौर पे ऐसे हैं उनके लिए ये अलग से इंतजाम होगा। और यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कमी है, जितनी आबादी है उतने स्कूल ही नहीं है। नई आबादी के क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है, कोई भी नई आबादी देख लीजिए, छोटे शहर बड़े शहर, वहाँ किसी भी तरीके का कोई सरकारी स्कूल नहीं है।
एजुकेशन टैक्स पब्लिक बराबर दे रही है, पर स्कूल नहीं है। स्कूल है तो आरक्षण के नाम पे वहाँ पे इस तरीके के टीचर, बाबा साहब का तो सपना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप माइनस मार्किंग वाले टीचर को रख दो। मुझे लगता है अगर वो जिंदा होते तो शायद, अगर डंडा लेके चल रहे होते तो वही डंडा लेके दौड़ा लेते थे। ऐसा जो भी प्रावधान करता कि माइनस मार्किंग वाले को टीचर रख दो, ये कर दो, मुझे लगता है वही सबसे पहले उनको समाज से बाहर दिखाते। बाहर का रास्ता दिखाने वाले वो पहले नागरिक होते, क्योंकि उनकी दृढ़ता को अगर हम देखें तो बहुत सारी जगह पे हम देख सकते हैं। खासतौर से शिक्षा को लेकर के उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी भी उन्होंने एजुकेशन और महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, इन 3 विषयों पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ तक कि महिला सुरक्षा को लेकर के ही वो कानून पास कराना चाहते थे और नहीं करा पाए, इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि अगर मैं अपना काम ही नहीं कर सकता जिस काम के लिए मैं आया हूँ तो फिर यहाँ रहने का मतलब क्या, फिर तो वही हो गया कि खाओ पियो पड़े रहो। तो ऐसा उनका सोचना था, ये उनकी सोच थी। और उनके नाम पर कुछ इस तरीके के लोग पैदा हो गए हैं जो चंदा खा रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं बाहर से, और समाज में देश को नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। नीचे क्यों ले जाने का काम कर रहे हैं? अगर देश की ताकत, देश की जो भी ताकत है वो देश के लोगों से, और जो लोग हैं वो नई पीढ़ी है, और अगर आप नई पीढ़ी को ही आर्थिक तौर पे पिछड़ा करने के लिए शैक्षणिक तौर पे पिछड़ा कर दोगे तो आप आने वाली मुसीबतों से सामना कैसे करोगे? देश टिक कैसे पाएगा? अब जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, अब उनकी क्या गलती है वो पढ़ने में तेज हैं, अब आप उनको रोक दोगे। पर दूसरी कंट्रीज तो ऐसी नहीं है ना, उन्होंने 100% इंतजाम किया है। जो पढ़ने में थोड़ा भी ठीक है उनको तेज बनाना है, जो तेज है उनको एकदम रॉकेट बना देना है। उनका तो इस तरीके का फॉर्मेट है, फिर उनके सामने आप कैसे टिकोगे? कल को अगर उन्होंने अटैक कर दिया, कल को अगर वो अपने बिजनेस माइंड से आपको टेक ओवर करने लगे, तो अगर आप माइनस मार्किंग वालों को चेयर पे बैठा दोगे, ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी कुंठित हैं, जिनका सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके बूते का ही नहीं है बाहर फेस करना। मार्केट के अंदर जितने लोगों को प्रमोट किया जा रहा है उसमें 95% लोग ऐसे हैं, प्रमोट किए जाने वाले में तो 95 से 99% लोगों को आप देख सकते हैं। मतलब वो ऐसे हैं कि उनके बस का ही नहीं सामने वाले को फेस करना। वो घर के अंदर बदअम्बली कर रहे हैं, देश के अंदर ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये समाज वो समाज, ये अप डाउन वो अप डाउन, दुनिया भर का बात कर रहे हैं, पर उनके बूते का नहीं है सामने फेस करना। उनके सामने इनके पैंट गीली हो जाएगी, घुटने कांपने लगेंगे इस कंडीशन के। तो जब आप ताकतवर लोगों को पीछे कर दोगे तो आप देश को पीछे कर दोगे, क्योंकि जब देश पे खतरा आएगा तो सभी नागरिक एक समान तौर पे काम करेगा, जिसमें जो क्षमता है उससे काम करेगा। अब जिसके अंदर क्षमता नहीं उसको आपने खड़ा कर दिया, जिसके अंदर क्षमता था उसको आपने बेड़ी बांध के बैठा दिया। तो जब वो संकट सामने आएगा तो जिसको आपने खड़ा किया वो फेस करने लायक नहीं है, और जिसको आपने बेड़ी बांध के बैठा दिया वो घर में ही खड़ा होने लायक नहीं है। तो इस तरीके से तो आप एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि पूंजीवादी राष्ट्रों को, साम्राज्यवादी राष्ट्रों को आप खुला मैदान दे रहे हैं अपने कंट्री के अंदर घुसने के लिए कि आप जब चाहो आ सकते हो। अगर आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हो, कोई भी देश ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है तो ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप क्या सोचते हो वो आपका अपना विषय है। सामने वाला आपके हिसाब से नहीं सोचता, सामने वाला तो अपना साम्राज्य विस्तार करेगा ही करेगा। और उस स्थिति में अगर देश की ताकत, जो देश के नागरिक हैं, जो देश की आने वाली पीढ़ी है, उसको आपने खुद ही कमज़ोर कर लिया तो वो तो फिर बुरी तरीके से हावी हो जाएगा आपके ऊपर। फिर आप क्या करेंगे? और फिर देश डेवलप कैसे करेगा? अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग तेज हैं हमको उनको तेज ही रखना है और तेज बनाना है। जो लोग स्लो हैं उनको हम अलग से इंतजाम करके उतना तेज बनाएंगे कि वो भी उसी रफ्तार से चलें, तब देश आगे चलेगा रफ्तार के साथ। अगर आप ऐसा ना करके ये बात वो बात, किसी बात का कुछ वजूद नहीं है। देश का नागरिक सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर देश के लिए। एक नंबर का उतना ही वैल्यू है, कोई 2 नंबर अलग अलग वैल्यूएशन नहीं रखते। जैसे कार्मिक डिपार्टमेंट सिर्फ 3 चीज़ें जानता है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय अलाउंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। साहब तो नीचे शोषण करने वाले बना डालते हैं कि ये साहब हैं वो साहब हैं, कोई साहब नहीं है, सबके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और साहब बना करके और फिर उनसे ज़बरदस्ती उल्टा सीधा काम कराते हैं, और फिर नीचे वाले एम्प्लॉय को फंसा के ऊपर वाले भाग जाते हैं, वो बेचारे जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जो भी है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने किस तरीके से हैंडल करते हैं। मतलब कमज़ोर लोगों को रखना, एक ताकतवर, कुछ ताकतवर शक्तियों की एक मानसिकता हो गई है, कमज़ोर लोगों को रख देना, कमज़ोर लोगों को रख करके इस्तेमाल करना और लास्ट में उनको फंसा करके भाग जाना। अच्छा, वैसे लोगों के लिए ये फॉर्मेट सूट करता है कि आप इस तरीके से कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो। मतलब जानबूझ करके अगर स्कूल के अंदर माइनस मार्किंग वाले मास्टरों को रख दोगे तो अपने आप ही सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा, कोई विरोधी नहीं करेगा, अपने आप लोग बोलेंगे कि इससे अच्छा तो ये बंद हो जाए। मतलब जो पढ़ने वाले हैं वो बोलेंगे बंद हो जाए, जो नहीं पढ़ने वाला है वो कुछ बोलने वाला नहीं है, न यहाँ न वहाँ।
मान लो कुछ दिन छात्रवृत्ति के नाम पे उसको वहाँ पैसा दे देंगे, फिर बाद में बंद कर देंगे, सबके सब उसी तरीके के हो जाएंगे। पर जब देश के अंदर ऑलरेडी, जब से कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान बाबा साहब ने किया है तो बाबा साहब का मान रखना चाहिए। अगर कोई ये बोलता है कि हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते, पेमेंट तो कर सकते हैं ना। मान लीजिए मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप जैसा अभी आप बोलते हो, बोलने वालों के हिसाब से कि भाई उनका जो भी सिस्टम है वो मैनेज नहीं कर सकता, पेमेंट तो कर ही सकता है, पेमेंट तो कर ही रहा है बराबर, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पेमेंट करिए बच्चों का, 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनका पेमेंट करिए। और सबसे बड़ी चीज़, शिक्षा में जो आरक्षण है वो सिर्फ आर्थिक तौर से पिछड़े हुए लोगों को अलग से इंतजाम करके आप एजुकेट करिए, ऐसा एजुकेट करिए वो हमारे साथ चल सके। जो दूसरा समाज है, दूसरा समाज का मतलब कि जो समाज नॉर्मल वे में चल रहा है उसके साथ वो चल सके, ना कि आप ऐसा काम करें कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको आप अशिक्षित कर दें, जो नहीं पढ़ेंगे उनको आप जबरदस्ती शिक्षा देने की बात करें। तो इस तरीके से तो पूरा का पूरा राष्ट्र अशिक्षित हो जाएगा। जो पढ़ रहे हैं उनको आप पढ़ने नहीं दिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको आप ले जा करके पढ़ा रहे हो, पढ़ाने वाला माइनस मार्किंग का है, तो पूरा का पूरा ही तो कहानी चौपट हो जाएगा। वही हो जाएगा कि मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, अजीब सा एक था ऐसा ही स्टोरी, अब पूरा क्या सुनाना। तो इस बात को समझें, इस बात को हमारे जनप्रतिनिधि समझें और इस बात को लेकर के डिमांड दें। अगर मेरे एक बात ये नहीं समझ में आता कि जो भी नए लीडर्स खड़े हो रहे हैं, जो नए लोग चाहे एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, नगर सेवक का, पार्षद का, कुछ भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपनी आइडियोलॉजी क्यों नहीं बता रहे हैं। हर आदमी, देखने में ऐसा आ रहा है ये नए दौर में लोग पार्टी बता रहे हैं, पार्टी ये करेगी, पार्टी वो करेगी, पार्टी फलाना करेगी, मोदी जी ऐसे करेंगे। अरे मोदी जी तुम्हारे यहाँ थोड़ी नहीं नाली बनवाने आएंगे। एक बात बताइए, पार्षद आ रहा है वो बता रहा है भाई मोदी जी ऐसे, नगर सेवक आ रहा है वो बता रहा है मोदी जी, अरे मोदी जी नाली बनवाएंगे मोहल्ले का, मोदी जी गार्डन बनवाएंगे? नहीं ना, वो आपका पैसा सैंक्शन कर सकते हैं, करना तो आपको है ना, आपको प्लान मोदी जी को भेजना है ना, तब मोदी जी आपको सैंक्शन करके देंगे। आप बोल रहे मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे, तो जीतने के बाद आपको अगर जिता देगी पब्लिक तो फिर किससे मिलने जाएगी? आपसे मिलने आएगी कि मोदी जी से मिलने जाएगी? आपसे मिलने आएगी ना। तो आप पहले बताइए तो कि आपके शौक क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आप गार्डन बनाएंगे, आप बच्चों के धूप सेकने के लिए गार्डन बनाएंगे, बुजुर्गों के लिए गार्डन बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, व्यायामशाला बनाएंगे, सीनियर सिटीजन के लिए ओपन व्यायामशाला बनाएंगे। आपका शौक क्या है, स्कूल बनाएंगे तो कैसा स्कूल बनाएंगे, क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है, आपने कितनी चीज़ों के लिए एप्लीकेशन दिया है, कितने प्लान और प्रोजेक्ट आपने हाई कमान को भेजे हैं, ऐसा आप कुछ क्या करना, करने वाले क्या हैं वो तो बताइए। पता चला कि जो लोग चल रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सपोज करिए किसी भी कारण से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि कुछ भी हो, पर प्रॉब्लम है तो है, तो आप इन बच्चों के लिए क्या करेंगे ये जरा बताइए। और प्लीज़ गार्जियन भी इस बात को एक बार पूछें, जो जनप्रतिनिधि आपके पास आ रहे हैं उनसे पूछें भाई हमारे बच्चों को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप क्या करने वाले हैं, आपने इस पर रिटर्न में क्या किया है, जो रिटर्न में दस्तावेज है वो जरा बताइए, दिखाइए कि भाई हमने ऐसा ऐसा प्रयास किया है आपके लिए, हम भविष्य में भी करेंगे, तो उस हिसाब से सोचें। पर जनप्रतिनिधि प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो एक सिंसियर पर्सन है, वो कानून को, नियम को, तरीकों को और उनके इफेक्ट को नॉर्मल पब्लिक से कहीं ज़्यादा समझते हैं। तो वो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर से इस बात को देखें, समझें और इस बात को सदन के अंदर उठाएं कि देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे उनका इलाका, उनका संसदीय क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।